इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फंडिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एक्सपेंडिचर जो है R&D पर यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना है, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स को पार कर चुका है। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया देखो अभी भी R&D पर सिर्फ 0.66% ऑफ जीडीपी खर्च करता है, जो कि देखो दूसरे डेवलप कंट्रीज या फिर इमर्जिंग जो इकोनॉमिक पावर्स हैं ईस्ट एशिया में जैसे इंडोनेशिया, उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। और इससे भी ज़्यादा पिछले 2 सालों में अगर आप नज़र डालोगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो फंड एलोकेशन है वो बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। 2022-23 के बजट में, मतलब इस साल के बजट में भी R&D पर जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हैं, मतलब उतने ही हैं जितने पिछले साल थे। इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसमें R&D पर कुछ नहीं बोला गया है, जबकि पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था ना 2020-21 का, इसमें तो साफ तौर पर बोला गया था कि दूसरे वेस्टर्न और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की तरह इंडिया को भी R&D पर अपनी जीडीपी का कम से कम 2% खर्च करना चाहिए। अभी इंडिया सिर्फ ऑलमोस्ट 0.7% ऑफ जीडीपी खर्च करता है R&D पर। पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में एक बात यह भी बोली गई थी कि प्राइवेट सेक्टर को भी R&D पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। आज के समय में हमारे देश में टोटल जितना पैसा खर्च होता है ना R&D पर, उसमें देखो 37% प्राइवेट सेक्टर खर्च करता है और बाकी बचा हुआ 63% खर्च करता है पब्लिक सेक्टर। जबकि डेवलप कंट्रीज में सिचुएशन उल्टी है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खर्च करता है R&D पर और पब्लिक सेक्टर कम करता है। लेकिन अगर देखो प्राइवेट सेक्टर नहीं खर्च कर रहा है R&D पर, तो पब्लिक सेक्टर को यानी सरकार को तो आगे आना ही चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, सरकार जो R&D के लिए फंड्स एलोकेट करती है उसमें से किस एजेंसी को कितना मिलता है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अंतिम बार 2020 में ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिलीज की थी कि कौन सी एजेंसी कितना पैसा लेती है R&D पर। जितना सरकार एलोकेट करती है ना, उसमें 31.6% जाता है DRDO के लिए। ये 2017-18 का डेटा है। 19% गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए, 10.8% गया एटॉमिक एनर्जी के लिए। तो ये टोटल मिला के हो गया 61.4%। बाकी बचा 37% कई सारी R&D की एजेंसीज को गया, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, CSIR, DST, DBT, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बचा हुआ 0.9% गया इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और रिन्यूएबल एनर्जी पर R&D पर। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं आज के समय में, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन इन पर खर्च हुआ सिर्फ 0.9%। जितना टोटल R&D पर खर्च हुआ ना, उसका सिर्फ 0.9% खर्च हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और रिन्यूएबल एनर्जी पर। आप एक बार ये ग्राफ देखिए दूसरे देशों से कंपेयर करने के लिए कि इंडिया दूसरे देशों के कंपैरिजन में कितना कम खर्च करता है R&D पर। ये जो ग्रे कलर वाली लाइन है ना, ये हमारी है। बल्कि पिछले कुछ सालों में परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो R&D पर फंड एलोकेशन बल्कि कम हो गया है। साउथ कोरिया तो बहुत अच्छा खर्च करता है, तभी तो साउथ कोरिया बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। दूसरे देश भी काफ़ी अच्छा पैसा खर्च करते हैं R&D पर। देखो, वैसे तो हमने जैसा डिस्कस किया कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर ज़्यादा स्पेंड करता है R&D पर, जबकि दूसरे देशों में पैटर्न ये है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खर्च करते हैं R&D पर। खास करके प्राइवेट सेक्टर खर्च करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, IT, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, मटेरियल एंड केमिकल्स एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस। रेशो 2001 में थी 19:81, यानी प्राइवेट सेक्टर खर्च करता था टोटल R&D पर खर्चे का 19% और पब्लिक सेक्टर खर्च करता था 81%। लेकिन 2011-12 में थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव हुई है। जितना टोटल 2011-12 में R&D पर खर्च हुआ ना, उसका 35% खर्च किया प्राइवेट सेक्टर ने और 65% किया पब्लिक सेक्टर ने। लेकिन उसके बाद से ये रेशो चेंज नहीं हो रही है। उम्मीद ये की जा रही है जैसे जैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपेंड होगा ना, तो प्राइवेट सेक्टर का जो खर्चा है R&D पर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच में हमारे देश में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज हो गए। पहले 752 थे, इंक्रीज होकर इनकी संख्या हो गई 1016। जो डॉक्टरल डिग्रीज अवार्ड की जाती हैं
उनकी संख्या भी 2011-12 में थी 10,011 और 2017-18 में बढ़ के हो गई 24,474, जैसे पीएचडी वगैरह। लेकिन देखो दुखद बात यह है, जहां एक तरफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्रीज हो गए, इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज हो गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, इवन डॉक्टरल डिग्रीज भी ज्यादा अवॉर्ड की गई, लेकिन आरएनडी पर ज्यादा खर्च नहीं हुआ। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि पहले जितनी ही फंडिंग की जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस बढ़ गए, यानी एक इंस्टीट्यूट को एवरेज तौर पर जो पहले आरएनडी के लिए फंड मिला करता था वो कम हो गया, क्योंकि फंडिंग उतनी ही इंस्टीट्यूट्स की संख्या बढ़ गई। और वो यूनिवर्सिटीज जो देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सीएसआईआर इन पे डिपेंड करती हैं, वहां पे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। वैसे देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बोलती है कि हमारे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से ये एविडेंस मिलता है। बेस्ट टीचिंग और बेस्ट लर्निंग देखो उन्हीं यूनिवर्सिटीज में है जहां पर रिसर्च और नॉलेज क्रिएशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है। तो हमारे देश की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और नॉलेज क्रिएशन का कल्चर डेवलप करना जरूरी है, उसमें फंडिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी सजेस्ट करती है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन डेवलप किया जाए, और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग से जो कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल आते हैं ना, उन्हें फंड करें। वैसे देखो पिछले साल की बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने यह कहा था कि हम अगले 5 सालों में इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन किया नहीं गया है, सिर्फ स्पीच दी गई है। आरएनडी में अभी देखो जो कम खर्चा होता है ना, उस डेफिसिट को सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एड्रेस करना होगा। पहले सरकार का टारगेट ये होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना कि देश में आरएनडी पर 1% ऑफ जीडीपी खर्च हो, और इसे सुनिश्चित किया जा सकता है अगर पब्लिक फंडिंग जो है आरएनडी पर उसे 80% तक इंक्रीज कर दिया जाता है। वित्त मंत्री ने पिछले साल की बजट स्पीच में जो 50,000 करोड़ एलोकेट करने की बात कही थी ना नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, अगर वो कर दिया जाता है तो देखो सीएसआईआर, डीएसटी, एससीआरबी मतलब साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, डीबीटी, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके द्वारा जो भी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को फंड किया जाता है, फंड्स की कमी रहती है, उस कमी को पूरा किया जा सकता है। वैसे एससीआरबी यानी साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव बेसिस पर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर रही है। तो एक प्रकार से जिस उद्देश्य के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने की बात कही है ना, वो उद्देश्य पूरा कर रहा है एससीआरबी। इसके बाद राइटर बोलते हैं एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो दिखाए कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितनी पब्लिक फंडिंग की गई है। मतलब इंफॉर्मेशन अगर सामने रहेगी ना जनता के, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के, तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो आरएनडी पर फंड ज़्यादा एलोकेट होते हैं ना, तो जॉइंट आरएनडी प्रोजेक्ट्स भी कैरी आउट किए जा सकते हैं। जॉइंट मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और स्टार्टअप या फिर इंडस्ट्रीज वाले वो मिल के आरएनडी प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। अभी सरकार कुछ प्रोजेक्ट्स को फंड तो देती है, थोड़ा थोड़ा फंड देती है, लेकिन अगर फंडिंग इंक्रीज होती है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका पूरा का पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठा सकती है। इसके अलावा आरएनडी में जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, उनको भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हमारे देश में कुछ जो इमर्जिंग एरियाज हैं जैसे इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें एडुकेट एक्सपर्टीज की कमी है। तो आने वाले 5 से 6 सालों में हमें 5,000 स्टूडेंट या फिर साइंटिस्ट जो हैं वो दूसरे देशों में, वर्ल्ड के दूसरे डेवलप कंट्रीज में जो बेस्ट लेबोरेटरीज है ना आरएनडी के क्षेत्र में, वहां पर भेजने पड़ेंगे डॉक्टरल या फिर पोस्ट डॉक्टरल लेवल पर ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वो वहां पे जाके सेटल डाउन ना हो जाए। लास्ट में 2-3 पॉइंट और भी। इंडिया में जो पोस्ट डॉक्टरल वर्क है ना, जैसे देखो पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली किसी ने, उसके बाद उसे बेटर रीनमरेशन मिलना चाहिए, यानी जो यंग साइंटिस्ट है ना उनको अच्छी सैलरीज, अच्छा पैसा मिलना चाहिए रिसर्च करने के लिए। और सबसे बेस्ट ये होगा पीएचडी करने के बाद जो यंग साइंटिस्ट हैं उनको यूज़ किया जा सके, जो
कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स चलते हैं ना इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़ के बीच में, तो उन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए यंग साइंटिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को भी थोड़ा अपनी फंक्शनिंग में सुधार लाना होगा। जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी और इन्वेस्टिगेटर्स को अलाउ करना होगा कि वो आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकें कि कैसे आपने फंड्स को यूटिलाइज किया है। साइंस एकेडमीज जो इंडिया की हैं, अगर देखो वो जनता के साथ में, सरकार के साथ में R&D से संबंधित इश्यूज़ पर कम्युनिकेटिव रहती हैं, यानी बात करती रहती हैं, जनता को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती हैं, सरकार के साथ संवाद करती हैं, तो बहुत अच्छा होगा। सरकार को भी पता लगता रहेगा कि कौन से R&D प्रोजेक्ट्स पर खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए। तो इसलिए साइंस एकेडमीज़ को कम्युनिकेटिव रहना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया R&D से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाले एमिशंस से संबंधित है। देखो इस साल नहीं, पिछले साल के लास्ट में जब यूके में ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट रखा था कि 2070 आते आते इंडिया भी कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट को हासिल कर लेगा। मतलब जितना कार्बन इंडिया से एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब भी होगा। तो नेट रिजल्ट ये निकलेगा 0 कार्बन एमिशन। इवन बजट स्पीच के शुरुआत में जो अमृत काल की बात बोली गई ना, उसमें से 4 प्रायोरिटीज में से एक है क्लाइमेट एक्शन एंड एनर्जी ट्रांजिशन। बजट में ये सारे प्रोविजंस भी किए गए हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, जैसे एडिशनल 19,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए। वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में ये कहा कि थर्मल पावर प्लांट्स में 5 से 7% ऑफ बायोमास पैलेट्स की को फायरिंग की जाएगी, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ये सब इनिशिएटिव्स हैं जो अनाउंस किए गए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। ये सब पॉजिटिव स्टेप्स अच्छे हैं, लेकिन देखो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो टोटल जितना मीथेन एमिट होता है ना, उसमें से 73% तो हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने टारगेट रखा 2030 आते आते जितना वो मीथेन एमिट करते हैं ना, उसका 30% कम कर देंगे। लेकिन इंडिया ने मीथेन को कम करने का कोई टारगेट नहीं रखा है, जबकि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में मीथेन का 3rd लार्जेस्ट एमिटर है। वित्त मंत्री ने गंगा नदी के अलोंग 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की बात तो बोली। इसके अलावा मिलेट्स जैसे ज्वार बाजरा, इनके स्पोर्ट की बात कही, ऑयल सीड्स और किसान ड्रोन्स, इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने की बात कही। ये सब तो देखो वेलकम स्टेप्स हैं, लेकिन ऑलरेडी जो काफ़ी सारी सब्सिडी सरकार देती है, जैसे यूरिया पर सब्सिडी, कैनल इरिगेशन पर सब्सिडी, इरिगेशन पर पावर पे सब्सिडी, इसके अलावा एमएसपी संबंधित पॉलिसीज, प्रोक्योरमेंट संबंधित पॉलिसीज, जो कि देखो कुछ ही स्टेट्स में 2 क्रॉप्स तक लिमिट है, राइस और वीट तक। इन पर सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करती है और बहुत ज़्यादा एमिशंस होता है, लेकिन उनको कम करने की दिशा में सरकार ने कदम नहीं उठाए। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो 1 जनवरी को एफसीआई के पास वीट और राइस के जो स्टॉक्स हैं ना, वो जितने होने चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा हैं। इवन एफसीआई के पास में जो राइस के स्टॉक हैं वो तो देखो जितने होने चाहिए उससे 7 गुना ज़्यादा हैं। और ये तब है सिचुएशन जबकि 2020-21 में पीडीएस में रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है राइस और वीट का। तो इतना ज़्यादा वीट एंड राइस सरकार के पास पड़ा है, फिर भी सरकार एमएसपी की वजह से, जो सरकार एमएसपी पर प्रोक्योर करती है राइस एंड वीट को, और जिसकी वजह से क्रॉप पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्रू हो गया है, खास करके पंजाब, यूपी और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में, उसको एड्रेस करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके बाद राइटर कुछ एमिशन संबंधी डेटा प्रेजेंट करते हैं। देखो एग्रीकल्चर में हमारे देश में 408 MMT ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एमिशन होता है, मतलब मीथेन एमिट होता है, लेकिन उसे कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड के अपेक्षाकृत तो जितना मीथेन एमिट होता है वो 408 MMT ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में एमिशन के मामले में। जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है ना इंडियन एग्रीकल्चर में, उसमें राइस की वजह से होता है 17.5%, एंट्रिक फर्मेंटेशन की वजह से होता है 54.6%। देखो जैसे सिप, कैटल, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, उनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस की वजह से जो एमिशन होता है उसे कहा जाता है एंट्रिक फर्मेंटेशन। फर्टिलाइजर यूज की वजह से एमिशन होता है 19%। ये जो गैसेस है ना, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तो देखो CO2 से भी ज़्यादा खतरनाक है।
नाइट्रस ऑक्साइड CO2 से 273 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, जबकि मीथेन CO2 से 80 गुना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो इंडिया नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन को रिपोर्ट नहीं करता, अपने नेशनल ग्रीन हाउस गैसेस की इन्वेंट्रीज में करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हमारे देश में राइस रेजिड्यूज जलाए जाते हैं या फिर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर राइस, एनर्जी ऑपरेशंस जैसे कि हार्वेस्टिंग, पंप्स, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इनसे जो एमिशन होता है उनको भी नहीं अकाउंट किया जाता। मतलब उनको भी जगह, इन सब प्रोसेस से, इन सब एक्टिविटीज से जो एमिशन होता है ना, उनको भी जगह नहीं मिलती जो सरकार डेटा देती है कि हमारे देश में कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ है। इसके अलावा राइस की खेती में तो आपको पता है पानी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फिर देखो इतना ज़्यादा एमिशन होता है, इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इतना नीचे जा चुका है, और जबकि राइस हमारे पास इतना ज़्यादा है, जितना FCI के पास बफर होना चाहिए ना, उससे 7 गुना ज़्यादा राइस पड़ा है। तो फिर बाकी फसलों पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? राइस को इतना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं बेफालतू का, इतना नुकसान हो रहा है, एमिशन भी हो रहा है, पानी भी खराब हो रहा है। तो सरकार को राइस की प्रोडक्शन एड्रेस करने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। इसके लिए सब्सिडी कम की जा सकती है, MSP जो सरकार के द्वारा दिया जाता है राइस के लिए वो कम किया जा सकता है। दूसरी फर्टिलाइजर्स या फिर पावर के लिए सब्सिडीज दी जाती हैं वो कम किया जा सकता है, और दूसरी फसलों के लिए सब्सिडी इंक्रीज की जा सकती है अगर सरकार को लगता है, जो न्यूट्रिशियस क्रॉप्स हैं जैसे मिलेट्स। एक सजेशन राइटर ये भी देते हैं, कार्बन टैक्स सरकार लगा सकती है। कुछ डेवलप कंट्रीज में तो कार्बन टैक्स लगने लगा है, जैसे स्वीडन ने कार्बन टैक्स लगा दिया $137 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन टैक्स लगाया है वो है $50 पर टन इक्विवेलेंट। तो इंडिया में भी अब शायद समय आ गया है कि इंडिया कार्बन टैक्स लगाने के बारे में सोचे, ताकि ग्रीन ग्रोथ को इंसेंटिवाइज किया जा सके अमृत काल में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडियन एक्सप्रेस का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बिजनेस लाइन का है, कॉटन के दाम बढ़ने से संबंधित। क्या कंटेक्स्ट है? देखो पिछले कुछ दिनों में ना कॉटन यार्न के जो दाम है ना हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कॉटन यार्न मतलब सूती धागा जिससे कपड़े बनते हैं। तो इसके बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हैं ना, उन्होंने सरकार से ये डिमांड की है कि आप बढ़े हुए दामों को एड्रेस करने के लिए 2-3 स्टेप उठाइए। एक्सपोर्ट जो है वो आप बंद कर दीजिए कॉटन यार्न का। इंपोर्ट पर जो अभी ड्यूटी लगती है उस ड्यूटी को खत्म कर दीजिए। 11% ड्यूटी लगती है अभी कॉटन यार्न यानी सूती धागे के इंपोर्ट करने पर। इसके साथ साथ फ्यूचर्स में जो कॉटन का ट्रेड होता है ना, उसे भी बंद कर दिया जाए। राइटर इस बात को एनालाइज करते हैं, क्या टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी ये डिमांड सही है या गलत है। राइटर कहते हैं जो ये टेक्सटाइल मिल वाले हैं ना, उनकी ये डिमांड गलत है। गलत क्यों है? गलत देखो इसलिए है, वैसे तो देखो इंडिया कॉटन के मामले में ना सिर्फ लार्जेस्ट कल्टीवेटर है बल्कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। ऊपर देखिए, आपको दिखेगा नहीं, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखो, लार्जेस्ट कल्टीवेटर भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। और जब से हमारे देश में BT कॉटन आया है ना 2002 में, तब से यील्ड थोड़ी बहुत तो इंक्रीज हुई है, लेकिन अभी भी पर हेक्टेयर कॉटन की जो यील्ड है ना काफ़ी ज़्यादा कम है। और जबकि कॉटन को उगाने में कॉस्ट इंक्रीज हुई है। कॉटन जो है मेनली रेनफेड एरियाज में उगाई जाती है, और 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा कॉटन उगती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और तेलंगाना में। कॉस्ट पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंक्रीज हुई है। कॉस्ट इंक्रीज हुई है, लेकिन MSP उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ है। चूंकि सरकार कॉटन को प्रोक्योर नहीं करती राइस एंड व्हीट की तरह, इस वजह से बहुत बार कॉटन फार्मर्स को अपनी जो फसलें हैं ना बिल्कुल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती थी। और एक चीज़ देखो, 2000 से लेकर 2015 के बीच महाराष्ट्र में जो फार्मर्स ने जिन्होंने सुसाइड किया ना, उसमें से ज़्यादातर तो ट्रेडिशनल कॉटन ग्रोअर थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कॉटन फार्मर्स के दुख का। तो राइटर का मेन पॉइंट ये है, इतने सालों तक जो टेक्सटाइल मिल वाले हैं वो फायदा कमाते रहे, बेचारे कॉटन फार्मर्स जो हैं वो दुख में रहे। इतने सालों के बाद फाइनली कॉटन यार्न के दाम बढ़े हैं, तो कम से कम अब उनको प्रॉफिट आप कमाने दो ना। अगर देखो सरकार ने ये स्टेप्स उठा लिए, मान लीजिए एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया और इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया, फ्यूचर जो ट्रेड होता है उसमें से कॉटन को निकाल दिया, तो फिर कॉटन यार्न के दाम फिर से कम हो जाएंगे, और किसानों को, कॉटन फार्मर्स जो अभी प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनको फिर प्रॉफिट नहीं होगा।
तो राइटर इसीलिए कहना चाहते हैं इतने सालों तक कॉटन फार्मर्स ने दुख झेला, कम एमएसपी से कम दाम में अपनी फसल बेची, लेकिन किसी टेक्सटाइल मिल वाले ने कॉटन फार्मर्स की मदद नहीं की। तो अब थोड़ा सा दाम बढ़ा तो वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप ये सब स्टेप्स उठाइए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कॉटन से संबंधित। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो हिंदुस्तान टाइम्स का है। अभी देखो, यूक्रेन को लेके रशिया और वेस्ट के बीच में टकराव है, तो इस टकराव से ना इंडिया को क्या सीखने की आवश्यकता है। देखो, रशिया के पास अभी हार्ड पावर है। रशिया अपनी जीडीपी का 4% खर्च करता है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर। रशिया ने अपनी ट्रूप्स जो है वो जमा करके रखी हैं यूक्रेन बॉर्डर पर। रशिया हार्ड स्टेप ले भी सकता है, ऐसा पुतिन ने दिखाया है। जैसे जॉर्जिया में 2008 में रशिया ने वार किया, सीरिया में रशिया ने इंटरवेंशन किया, तो रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, यूरोपियन यूनियन के पास ना सॉफ्ट पावर है। यूक्रेन के ज्यादातर जो लोग हैं ना, उनका झुकाव यूरोपियन यूनियन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि यूरोपियन यूनियन का कल्चर अच्छा है, यूरोप की कंट्रीज का, वहां पे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है ना वो ज्यादा हैं, वहां की जो वैल्यूज है ना वो ज्यादा लिबरल हैं। तो मतलब एक तरफ जहां रशिया के पास सॉफ्ट पावर है और यूरोपियन यूनियन के पास, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, रशिया के पास जहां हार्ड पावर है और यूरोपियन यूनियन के पास सॉफ्ट पावर है, तो इंडिया को यह सीखने की आवश्यकता है दोनों पावर्स इंडिया के पास होनी चाहिए। ना तो देखो इंडिया अपने मिलिट्री पे जो इन्वेस्ट करता है उसको इग्नोर कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सिर्फ इक्विपमेंट्स को परचेज करने पर खर्चा करे, आरएनडी पर भी खर्चा करे डिफेंस के मामले में। ना तो इंडिया ये इग्नोर कर सकता है और ना ही इंडिया सॉफ्ट पावर इग्नोर कर सकता है। जैसे हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, नेबरहुड कंट्रीज की, उनको एक ऐसा अल्टरनेटिव प्रेजेंट करना है कि इंडिया के पास मार्केट है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए इंडिया के साथ संबंध बनाना बहुत जरूरी है। ये महसूस होना चाहिए हमारे आस पड़ोस के देशों को। ये हमें सीखने को मिलता है। अभी फिलहाल यूक्रेन को लेके यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इस कन्फ्लिक्ट से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंडिया कोई भी पावर इग्नोर नहीं कर सकता। रशिया के पास हार्ड पावर है तो हमारे पास भी हार्ड पावर होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन के पास सॉफ्ट पावर है तो हमें सॉफ्ट पावर पे भी ध्यान देना होगा, तब जाके इंडिया अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकता है। तो ये ध्रुव जयशंकर, जो एस जयशंकर के बेटे हैं, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। जो इंपॉर्टेंट एसेंस हैं वो हमने डिस्कस किया। इसे आप कहीं ना कहीं ऐसे में या फिर आईआर के आर्टिकल में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित है।